हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके हिंदी के दुनिया में। जैसा कि आपको पता है, आपका ऑनलाइन शिक्षण 2.0 आपका बिल्कुल फ्री क्लासेस हिंदी के लिए लाया हुआ है। आप लोग बिल्कुल फ्री क्लासेस करें हिंदी के लिए। ठीक है दोस्तों, सारे जगह जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, सारे जगह के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपका हिंदी की क्लासेस। आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। मतलब कि आपको अगर यूपीएससी लेवल का, यूपीपीसीएस लेवल का, और अगर बोला जाए आपसे बीपीएससी लेवल का, आरएस लेवल का, जहाँ पे भी हिंदी पूछी जाती है, टेट, सुपर टेट, और आपका देख रहे हैं बीपीएससी का एग्जाम भी होने वाला है। फॉर्म आया हुआ है, तो प्रस्तावित है उसका नवंबर दिसंबर या फिर दिसंबर जनवरी, जनवरी नहीं, मार्च और तक, मार्च लास्ट तक शायद बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है। उसमें था डेट, एक्यूरेट हमको याद नहीं है। आप लोग देखिएगा अगर फॉर्म भरे होंगे तो। और पीसीएस लेवल तक के जहाँ भी जो भी एग्जाम आप देते हैं स्टेट पीसीएस लेवल के, वहाँ पर अगर हिंदी आते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि कॉन्सेप्ट तो हमारा यही रहेगा। बल्कि अगर वहाँ पे जैसे संधि हम पूरा खत्म कर दिए, संधि स्वर संधि पूरा फिनिश हो गया, उस पर सेट भी करा दिया गया, आपको प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आप देखें आपका सकर्मक अकर्मक क्रिया क्या होता है वो भी करा दिया गया। आज आपका चौथा लेक्चर होगा हिंदी पे। तो आज हम लोग वर्णमाला के बारे में जानेंगे। अगर आपको और क्लासेस चाहिए, जैसे कि आपका पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, बिल्कुल फुल क्लासेस आपके यूपी पीसीएस लेवल तक के, पीसीएस लेवल तक के, ठीक है, यूपीएससी लेवल तक के, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, जहाँ भी अगर आप ऊंची लेवल का तैयारी कर लेते हैं तो सब जगह निकल जाएगा। एसएससी, जीडी, सब कुछ, आर्मी वगैरह की भी तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो कि पूछते हैं सर क्या आर्मी की क्लास है, तो आर्मी की क्या, जीके जीएस क्या होगी, वही सारे जीके जीएस होंगे। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आर्मी बनने के बाद अगर आपका मन हो पीसीएस यूपीएससी का एग्जाम देने का, तो आप दे सकते हैं वहाँ से। तो आप पढ़िए, वह ऑनलाइन शिक्षण के मेन चैनल पे होता है। और यह जो आपकी हिंदी की क्लासेस आ रही हैं वह ऑनलाइन शिक्षण के 2.0 की क्लास पे। आप लोग अगर इसको भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और पिछला वाला वीडियो देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। कंठस्थ, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, उष्मी व्यंजन क्या होते हैं, सबके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर इसके नेक्स्ट वाला हम लोग क्लास ले लेंगे आपका, जिसमें कि अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं एग्जाम्स में, तो हम उसको ले लेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या होता है वर्णमाला। और देखिए वर्णमाला में आपको पता होना चाहिए कि हमारा अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अ भी आते हैं, लेकिन वह स्वर के अंदर नहीं होते हैं, अभी हम बताते हैं। उसके बाद आपका व्यंजन भी होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, आपके स्वर कितने होते हैं, आपके अंतस्थ कितने होते हैं, ये सब हम क्लियर करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखें। अब देखिए अ आ ई, एक चीज और समझ लीजिए इससे पहले, जितने भी व्यंजन बोले जाते हैं, व्यंजन में स्वर छुपा होता है। अगर हमको शुद्ध व्यंजन बोलना है तो उसको आधा लिखते हैं। जैसे कि अगर हमको शुद्ध क बोलना है, शुद्ध क बोलने के लिए हम क्या करेंगे, क को इस तरह लिखेंगे, ऐसे आधा, क झटके में बोलेंगे, क ख, इस तरह झटके में बोलेंगे उस चीज को। अगर झटके में बोलते हैं तो हमारा आता है शुद्ध व्यंजन आता है। नहीं तो फिर जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें स्वर ऐड होता है पहले से। अगर हमको क लिखना हो पूरा क, तो क को हम लोग क्या लिखेंगे, आधा क प्लस अ लिखेंगे। ठीक है, अ लिखेंगे, यह हमारा क मिलके हो जाएगा। इसी तरह हमको ख लिखना होगा तो ख को हम क्या लिखेंगे, देखिए ख को क्या लिख देंगे हम लोग, आधा ख लिखेंगे और प्लस अ लिखेंगे, तो ये हमारा ख निकल के आएगा। तो इस तरह जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें हमारा स्वर ऐड होता है, ज्यादातर अ ही होता है, इसको याद रखेंगे ना। चलिए हम लोग बेसिक क्लासेस स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल फुल बेसिक से, जहाँ से सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप होते हैं दोस्तों। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कितने स्वर होते हैं, हमारे स्वर कितने होते हैं, तो आप बताएंगे सर हमारे स्वर जो है अ आ ई उ री ए ओ औ। मतलब कितने हो गए स्वर। इन दोनों को भी छोड़िए, इन दोनों को हम नहीं ले रहे हैं, इस वजह से अभी बताते हैं इन दोनों की कहानी क्या है। ठीक है, इन दोनों की कहानी थोड़ा अलग है। ये दोनों बेचारे अलग बैठे हुए हैं, इन लोग का कहानी कुछ अलग है। तो देखते हैं हम लोग इसका कहानी क्या है पहले। ठीक है, अब देखिए कितने स्वर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11, टोटल 11 हमारे स्वर हैं। तो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कुल स्वर की संख्या कितनी है, तो बता देंगे 11 है। कुल स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो बता देंगे सर 11 है। तो इस तरह आप कहीं भी पूछा जाता है आपसे कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे सर हमारे स्वरों की संख्या 11 है। अब देखेंगे अंग और अ की क्या कहानी है। तो अंग और अ की कहानी आप लोग समझ जाएं कि यह दोनों जो वर्ड हैं यह अयोगवाह नाम से जाने जाते हैं। अयोगवाह, देखिए यहाँ पे हम लिखे होंगे नीचे कहीं अयोगवाह स्वर। अगर पूछा जाता है आपसे कि अयोगवाह स्वर कौन सा है, तो बताएंगे अंग और अ। जो इस बार का
पीसीएस का एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें पूछ लिया गया था अयोगवाह स्वर को पहचानिए। उसमें दिया था अ आ ई ए, उसमें अंग अह भी दिया था, तो अंग अह आपका क्या हो जाएगा, अयोगवाह स्वर। ठीक है, अयोगवाह स्वर कौन सा होगा तो बताएंगे अंग और अह, अयोगवाह नाम से जाने जाते हैं। इसको नोट कर लें क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, तो आप लोग नोट करते चलें। फिलहाल में हम आगे चलते हैं। अब देखिए कुल व्यंजन, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कुल व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन जो यहाँ पे हम लिख रखे हैं इसका अलग अलग प्रकार है, अभी सबके बारे में बताते हैं, सबका उच्चारण कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए कुल व्यंजनों की संख्या तो हम बोलते हैं 35 होता है, 35। लेकिन यहाँ पे कुल व्यंजन अगर इस तरह पूछ ले 35 में अगर हम लोग दो ऐड कर दें, कहाँ गया आपका द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। अगर द्विगुण व्यंजन को हम लोग ऐड कर दें, द्विगुण मतलब जिसका डबल प्रवृत्ति हो, मतलब कि ऐसे स्वर ऐसे व्यंजन जिनके दोनों गुण व्यंजन हो, दोनों द्विगुण जो होते हैं, दोनों द्विगुण मतलब व्यंजन के रूप में ही हो, जैसे कि ड और ढ ये व्यंजन ही होते हैं। तो इसमें इस वजह से इसको हम लोग व्यंजन में नहीं ऐड करते हैं, कुल व्यंजन के अंदर इसको नहीं ऐड किया जाता है। तो इस वजह से आपका कुल व्यंजन अगर पूछा जाता है आपसे तो बताएंगे 33 है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी द्विगुण व्यंजन को अगर ऐड कर लिया जाए तो बताएं कुल व्यंजन कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 35 हो जाएगा। द्विगुण व्यंजन को ऐड करने के बाद जिसमें केवल व्यंजन का ही गुण हो, ठीक है, उससे हम लोग बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, जिसे द्विगुण हो व्यंजन का। जैसे कि और सब व्यंजन में देखेंगे तो एक ही गुण होता है और इसमें द्विगुण है, नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन का मतलब उसमें दो गुण हो, ड और ढ, याद रखेंगे ड और ढ हमारे द्विगुण व्यंजन है, या दोनों गुण व्यंजन के दो गुण प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं, इस वजह से हम उसे बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। इसको याद रखें। तो द्विगुण व्यंजन कौन से हैं हमारे, पूछा जाता है बताएंगे ड डलिया वाला और ढ ढक्कन वाला, ढ ढक्कन और ढ डलिया। ठीक है, याद रख लेंगे ये हमारा द्विगुण व्यंजन है। इसके बाद अगर पूछा जाता है कुल व्यंजन कितने हैं तो बताएंगे 33। 35 भूल के भी नहीं लिखेंगे, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 35 नहीं। कुल स्वरों की संख्या 11, कुल व्यंजनों की संख्या 33, द्विगुण को ऐड करने के बाद 35। इसके बाद संयुक्त व्यंजन, यहाँ देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यह बीपीएससी के हर एक एग्जाम में हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, और आपके जो भी यूपीएसआई का पेपर होने वाला है उसमें भी पिछला सेट उठा के देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और काफ़ी हार्ड क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर संयुक्त व्यंजन आपसे बोला जाए संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं तो बताएंगे 4 होते हैं सर, 4 होते हैं भाई साहब, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो बताइए कौन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। छत्री जो लास्ट में आता है, क ख ग घ जब हम लोग पढ़ते थे उसमें छत्री बन के आते थे, उसमें अपना देखते थे कि अपना तलवार वगैरह लेकर रथ पे खड़ा रहता था, तो इस तरह छत्री। तो छत्री, छत्री में देखिएगा क स और अ से मिलकर बनता है, क आधा क लिख देंगे यहाँ पे और स, इस वाले स, ठीक है, इस स को ध्यान से देखिए, जो यह स होता है उसे हम बोलते हैं आपका सबसे तालव्य से बोला जाता है, श ऐसे मोड़ कर तालव्य से बोला जाता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, स मूर्धन्य से बोला जाता है, इस स को मूर्धन्य स बोला जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, इसको क्या बोला जाता है, मूर्धन्य स्वर स। ठीक है, श ऐसे बोला जाता है, इसको याद रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हो गया स आपका, यहाँ पे क हो गया, श हो गया और यह अ हो गया, तो क्या हो जाएगा छत्री। तो किससे मिलके बना छत्री, तो बता देंगे क श और अ से मिलके छत्री बना। छत्री एक हमारा संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद त्र, अब देखिए त्र वही है, फिर आधा त र और अ से मिलकर त्र बन गया, बात खत्म। इसके बाद ज ज्ञ, ज्ञ मतलब सॉरी ज्ञ नहीं इय। अब देखिए ज्ञ, यहाँ पे ज्ञ है, अब अगर हम ज्ञ लिखें तो ज्ञ रहेगा, यहाँ से आ हटा देंगे, अगर ज्ञ बना दें इसे तो यहाँ पे आ लगा देंगे। ठीक है ना, हम यहाँ पे ज्ञ ही रहने देते हैं क्योंकि क ख ग घ में ज्ञ ही आता है। तो देखिए ज इय इय, इय देखिए जो कि हमारा नासिक वर्ड है, नासिका वर्ड, नासिक वर्ड में एक इय भी आ जाता है, इस वजह से इय और अ, ज इय और अ मिलके ज्ञ बना देता है। तो बता देंगे ज्ञ भी हमारा एक संयुक्त व्यंजन है, जो कि दो व्यंजनों से मिलकर, और स्वर तो उसमें होते ही हैं, प्लस दो व्यंजनों से मिलकर बनने वाले व्यंजन को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। अब देखिए स, अब देखिए यह वाला स कैसे उच्चारण किया जाता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे किस तरह उच्चारण किया जाता है। फिलहाल आप देख लें कि इस स जो बड़ा वाला स इसे बोलते हैं और र बोलते हैं, इन दोनों को संयुक्त व्यंजन से मिलकर बनता है श्र। जैसे हम लोग लिखते हैं श्रमिक, श्रम, ठीक है, आश्रम, तो ये इसमें जो श्र आता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, संयुक्त व्यंजन, इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ लिए, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, कुल व्यंजन 33 होते हैं, 33, ठीक है, और कुल स्वरों की संख्या 11 होता है, आप लोग इसको नोट करें। अब देखिए द्विगुण भी पढ़ लिए हम लोग, अब आते हैं अनुस्वर। अब देखिए जो अंग होता है उसे हम अनुस्वर भी बोलते हैं। पूछ लिया जाता है अनुस्वर क्या होते हैं, ऑप्शन में आ गया आपका अंग, अ,
ई अह, तो आप अह नहीं लगाएंगे, अंग लगाएंगे। अंग आपका अनुस्वर भी है और अयोगवाह भी स्वर के अंदर आता है। अयोगवाह स्वर के अंदर दो आते हैं, आपका अंग और अह दोनों आ जाते हैं। अनुस्वर के अंदर केवल अंग आता है और जो अह होता है, अह यह वाला, इसे विसर्ग भी बोलते हैं। विसर्ग, विसर्ग स्वर, विसर्ग के नाम से भी जाना जाता है यह। और ये जो यह होता है आपका, यह इसे बोलते हैं अनुस्वर। ठीक है, अगर केवल विसर्ग बोला जाता है आपसे तो अंग अ भी बता सकते हैं, अगर केवल अनुस्वर बोला जाता है तो केवल अंग बताएंगे। लेकिन आपसे बोला जाता है अयोगवाह स्वर कौन है, तो दोनों को मिला के बताएंगे, दोनों अयोगवाह स्वर हैं, दो अयोगवाह स्वर हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर से रिपीट करते हैं, अगर आपसे बोला जाता है अनुस्वर बताइए कितने हैं आपके, तो बोलेंगे एक है जो अंग है। बोला जाता है विसर्ग स्वर कितने हैं, तो बताएंगे केवल एक है, अह है। अगर आपसे पूछा जाता है अयोगवाह स्वर कितने हैं, तो बताएंगे अंग और अह दोनों हैं। ठीक है ना। चलिए, अगर इतनी बातें क्लियर है तो हम आ जाते हैं व्यंजन के 4 भेद होते हैं। व्यंजन के कुल 4 भेद होते हैं, चारों भेदों को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जो 4 भेद होते हैं दोस्तों, यहां से यहां तक, तो एक के अंदर आ गया, यह दूसरा हो गया, और यह तीसरा हो गया, और यह चौथा हो गया। इस तरह 4 भेद होते हैं व्यंजन के। कंठस्थ, मूर्धन्य, दंतव और ओष्ठ, यह एक के अंदर आ गया। स्पर्शी संघर्षी, यह आपका स्पर्शी संघर्षी, स्पर्श और संघर्षी, यह आपका दूसरे व्यंजन के अंतर्गत आ गया। अंतस्थ व्यंजन ये तीसरा है, और उसमें संघर्षी व्यंजन ये चौथा हो गया। अब देखते हैं कंठ। जो कंठ है उसमें कितने स्वर आते हैं, सॉरी व्यंजन आते हैं, तो बताएंगे क, ख, ग, घ और अंग। अब देखिए, इधर वाली जो लाइन है अंग, ड़, न, म और इया, यह वाली, इसे नासिक वर्ड भी बोलते हैं। तो नासिक वर्ड आप याद रखेंगे, जो नाक से, जैसे कि अंग बोले अंगा, देखिए नाक पे प्रेशर पड़ रहा है अंदर की तरफ। अगर बोले ड़, 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 देखिए अंदर की तरफ प्रेशर पड़ रहा है कि हमारा जो उच्चारण है वो नाक से आ रहा है। न बोलेंगे तो नाक से, देखिए ज्यादातर उच्चारण उसका नाक से ही पता चल जाता है। म और इया, कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपल सा आपको जब आपके एग्जाम में आता है तो आप उसे 2-3 बार बोल कर देख लें। अगर आपसे पूछा जाता है नासिक वर्ड, देखिए उसमें कौन सा है, देखिए क बोलिए क, ठ बोलिए ठ, थ बोलिए थ, नहीं आ रहा है ना, तो न, ड़, अंग, म और इया में से कोई एक रहेगा, आप उसको लगा देंगे। उच्चारण लेकिन करके लगाएंगे, इसको ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इस तरह इसको हम लोग याद कर सकते हैं। सिंपल है, हिंदी वासी हैं तो हिंदी तो बचपन से बोलते आ रहे हैं, तो हम लोग सिंपल सा इसको कर सकते हैं, उच्चारण के माध्यम से कर सकते हैं। नासिक का मतलब तुरंत समझ जाएंगे कि नाक, कंठस्थ का मतलब समझ जाएंगे कंठ, तालब का मतलब तुरंत समझ जाएंगे तालु, मूर्धन्य का मतलब तालु को उल्टा करके, मतलब ये सब समझना है हमको, ये सब समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से हिंदी वासी देश में रह रहे हैं, हिंदी हम लोग को आती है। ठीक है, इसमें कोई अगर बोलता है कि आइए ट्रिक बताएं, तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। आपको अगर पढ़ाया जाता है, अगर तरीका बता दिया जाता है, तो आप तो खुद से कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। कोई भगाने वाला काम नहीं, आप लोग को जो स्पष्ट रूप से, जो आपके प्रत्यक्ष रूप से सामने होगा, उसी को आपके सामने प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर देखते हैं कंठ में यहाँ से, ये देख रहे हैं गला वाला कंठ जो यहाँ पे निकला हुआ है, क, देखिए यहाँ पे हाथ रखिए, यहाँ पे हाथ रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी टाइप में आपको लगेगा झंझनाहट की आवाज आ रही है, क, ख, ग, घ, अंग, तो यहाँ पे झंझनाहट की आवाज आएगी। यह आपका जो थोड़ा सा निकला हुआ है ना कंठ, वो ऊपर नीचे होगा, क, ख, ग, ऊपर नीचे होगा, तो वह समझ जाएंगे कंठ है, कंठ से उच्चारण निकल रहा है। तो जो हमारा कंठ से उच्चारण निकलेगा वो कंठ वर्ड होगा, कंठ व्यंजन होगा। तो याद रखेंगे कंठ व्यंजन किससे बोलते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। अगर आप यहाँ पे समझ जाते हैं सारे वर्ड, तभी आपको अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण में आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए मूर्धन्य, मूर्धन्य का मतलब कि तालुका, जो हमारा यह पूछ सकता है यह भी कि इसका उच्चारण स्थान बताइए। आपका ख दे दिया, बोलिए उच्चारण स्थान बताइए, तो आपको बताना होगा गला से उच्चारण स्थान हो रहा है। ग अगर बोल दिया उच्चारण स्थान बताइए, ग का मतलब क, ख, ग, घ, अंग का उच्चारण स्थान कहाँ पे है, गला से हो रहा है, तो ये याद रखेंगे गले से होगा उच्चारण स्थान। क, ख, ग, घ, अंग का कहाँ से होगा, गले से होगा। और इसे कंठ वर्ड भी बोलते हैं, कंठ व्यंजन भी बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब तालु, जो तालु है आपका उसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा करके बोलना है, ऐसे उल्टा करके बोलेंगे तो ट, देखेंगे तालु जो पोर्शन है आपका, जो जीव है, जिह्वा है, वो पलट जा रहा है, त देख रहे हैं। तो सॉरी दोस्तों, मूर्धन्य है ना, हाँ सही तो है, यहाँ पे मूर्धन्य, गलत हो गया क्या, आप लोग देखेंगे जो नहीं सही तो है, मूर्धन्य का मतलब ट, ठ, ड, ढ है, हम इसको देख लिए। तो मूर्धन्य का मतलब ट, मतलब देख रहे हैं आपका जो जीव है वो पलट जा रहा है, ट, थ, ड, ढ, मतलब हमेशा उल्टा रह रहा है आपका जीव। जैसे कि हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे जीव को फंसा के फिर निकालते हैं। फंसा कर निकालने का मतलब है
कि हमारा जो जीभ है उल्टा होगा तभी आवाज़ निकलेगा। जैसे जीभ को पकड़ लेंगे तो नहीं आवाज़ ही नहीं निकलेगा। अब जीभ को अगर सोचेंगे सीधा करके बोलें, उल्टा ना करें और ट बोल दें, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि जीभ आप उल्टा ना करें और ट बोल लें। ट तभी बोल पाएंगे जब थोड़ा सा जीभ उल्टा होगा। और वह तो अलग बात है कि आप लोग थोड़ा सा क्वेरल करते हैं, आपस में बहस करते हैं, बहसबाजी अलग बात है, लेकिन वो चीज़ अलग है जो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, पहले यह जान लीजिए। प्रत्यक्ष जो आपको सामने आप बोल के भी से उच्चारण से देख सकते हैं। तो मूर्धन्य मतलब ट, ट मतलब जीभ उल्टा होगा, तो ट ठ ड ढ ड़ आप लोग निकाल सकते हैं इस तरह बोलकर। तो मूर्धन्य मतलब कि जीभ उल्टा करके बोलना, ट ठ ड ढ अड़। इसमें भी आपके कितने आ गए, 5 वर्ड आ गए, 5 व्यंजन आ गए। इसके बाद दंत्य। अब देखिए दंत्य त थ। अब जो जीभ है हमारा, जीभ जो है ऊपर वाले त के दांत के नीचे और नीचे वाले दांत के नीचे जरूर सटेगा, किसी न किसी के नीचे जरूर सटेगा। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ गया दंत्य व्यंजन। त थ द ध न। देखिए आ रहा है ना। तो यह वाले वर्ड जो आपके हैं ये क्या है, आपके दंत्य व्यंजन है। आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं। इसके बाद ओष्ठ है। ओष्ठ है मतलब यह दोनों ऊपर नीचे का जो ओठ है आपका, दोनों सटेंगे आपस में, या फिर दोनों में से कोई एक थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा, ओठ हिलना चाहिए बस। देखिए प सट गया, फ सट गया, ब ओठ फिर से सट गया, भ म। ओठ जो आपके ओठ हैं वो सट रहे हैं, आपस में सट रहे हैं, और इस तरह के व्यंजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओष्ठ व्यंजन। याद रखेंगे। ये हमारा पहला व्यंजन के टाइप में आ गया। अब दूसरे व्यंजन के टाइप में स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, अब इसमें ध्यान से देखेंगे च छ ज झ इया आते हैं, और इया म न ड़ अंग, ये नासिक वर्ड भी हैं हमारे। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो आपका स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है, स्पर्शी संघर्षी ये वाला, इसको हम लोग तालु से बोलते हैं। देखिए इसको किससे बोलते थे हम लोग, दोनों ओंठ से बोलते थे। इसको किससे बोलते थे, दांत से बोलते थे। इसको तालुका के मूर्धन्य से भाग से बोलते थे, इसको गला से बोलते थे, है ना। अब लेकिन अगर इसकी बात करें, स्पर्शी संघर्ष जो आपका है, इसको किससे बोलते हैं, तो बताएंगे इसको भी तालु से बोलते हैं। तालु से, अभी तालु का कोई नहीं आया है। तालु जो उसको मूर्धन्य से बोलते थे, इसको हम तालु से जरूर बोलते थे, लेकिन तालु के मूर्धन्य भाग से बोलते थे, उल्टा कर कर। लेकिन इसमें केवल तालु से बोलेंगे। देखिए च, अब हमारा जीभ उल्टा नहीं हो रहा है, इसमें उलट जा रहा था, जीभ थोड़ा सा उल्टा हो जा रहा था ऊपर की तरफ, तब जाके इसकी आवाज साउंड निकल पा रहा था, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। तो इसमें याद रखेंगे स्पर्शी संघर्षी व्यंजन में अगर आपसे पूछा जाता है तो बताएंगे च। देखिए च जो है ऐसे इस टाइप से बन रहा है, जो जीभ है आपकी बाहर की तरफ आ रही है, मुड़ नहीं रहा है। जब जीभ मुड़ेगा नहीं तो आपका आएगा स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, च छ ज झ इया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए यह थोड़ा सा अच्छा, इससे अगर पूछा जाता है कि इसमें देखिएगा आप बाहर की तरफ हवा निकालेंगे। जैसे इसमें जो वर्ड है अंतस्थ व्यंजन, इसमें आप बाहर की तरफ हवा निकालेंगे। जैसे बोलिए य र ल व, बाहर की तरफ हवा निकल रहा है। जब बाहर की तरफ हवा निकलेगा मुख से तो हो जाएगा आपका क्या, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, देखिए लिखा हुआ है अंतस्थ, लेकिन बाहर की तरफ हवा निकल रहा है, उल्टा है हो रहा है। देखिए ध्यान से, अंतस्थ व्यंजन में य र ल व, बाहर की तरफ हवा को फेंक रहे हैं। जब बाहर की तरफ हवा को फेंकेंगे तो हो जाता है आपका क्या, अंतस्थ व्यंजन। इसको याद रखेंगे, य र ल व। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग चौथे की तरफ, चौथे प्रकार का व्यंजन उष्मी संघर्षी व्यंजन। अब इसमें देखिए अंदर की तरफ हवा आएगा। अंदर कहाँ आएगा, अंदर की तरफ। अब ध्यान से देखेंगे, बड़ा सा, खटकोण वाला सा, छोटा सा और हल वाला। तो आपको याद होना चाहिए, जो आपका यह स है बड़ा वाला, इसको हम लोग तालु से बोलते हैं। देखिए बोलिए श, बाहर की तरफ हवा, अंदर की तरफ हवा जा रही है, लेकिन तालु से बोल रहे हैं, श इस तरह बोल रहे हैं तालु से ना। तो याद रखेंगे, यह भी पूछ लिया जाता है आपसे कि जो उष्मी संघर्ष व्यंजन है उसमें तालु से कौन सा बोला जाता है, तो आप बताएंगे स, बड़ा वाला। देखिए बोलिए श, यह सघोष के अंदर आता है, सघोष और अल्प प्राण। यह सघोष और अल्प प्राण क्या होता है, हम नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको पढ़ाएंगे आपको। आप लोग ध्यान से बने रहिएगा, और लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। थोड़ी सी और कष्ट कर लेंगे क्योंकि आपको पढ़ना है। अगर अच्छी लग रही है तो आप पढ़ेंगे भाई साहब, ठीक है। अच्छी लगेगी वीडियो तो आप लोग शेयर भी करेंगे, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि अच्छे बच्चे अगर हैं, आप लोग पढ़ने वाले हैं, बच्चे पढ़ने वाले अगर बच्चे हैं हमारे पास, तो वह ज़रूर शेयर करेंगे। और जाहिर सी बात है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपको हमें थोड़ा सा, अगर हम आपके सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कंटेंट चला रहे हैं, तो आपका भी यह दायित्व बनता है कि आप इसे थोड़ा शेयर करें और हमें प्रोत्साहन दें, लाइक और शेयर करके। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करवा दें। अगर आपके पास 2-4 भाई बहन और हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं, तो उनको भी बोलिए। ऑनलाइन शिक्षण के 2 क्लास चलते हैं, 2 यूट्यूब चैनल चलते हैं। एक ऑनलाइन शिक्षण मेन चैनल है, जहाँ पे सारे जीके जीएस सब होते हैं, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग सब कुछ होते हैं। और करंट के तो हर एक टॉपिक वहाँ पे करा दिए गए, जो आपके एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी जितने भी एग्जाम्स लगे हुए हैं फिलहाल में, सब में जो पूछे जाएंगे। और यह वाला जो क्लास है
जो यह वाला यूट्यूब चैनल है आपका ऑनलाइन शिक्षण 2.0, इस पर हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेट, और कभी काल के आपको जो करंट अफेयर होगा वो अगर आ जाए तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। वैसे नहीं तो इस पर हिंदी की क्लासेस रेगुलर आती रहेंगी, आप लोग देखते रहिए। इसके बाद देखिए स, जो एक खटकोन वाला स है दोस्तों, इसको हम लोग किससे बोलते हैं? खटकोन वाले स को बोलेंगे तालु के मूर्धन्य भाग से। देखिए श, इसको उल्टे करके बोलते हैं श। जैसे इसमें हम लोग बोलते थे मूर्धन्य भाग से ट को, बस उसी तरह हम लोग अंतस्थ व्यंजन में, अंतस्थ संघर्षी व्यंजन में इस स को, जो आपका खटकोन वाला स है, इसको हम लोग मूर्धन्य भाग से बोलेंगे तालु के, श ऐसे अंदर करके। अब यह स जो छोटा वाला स है, इसे हम लोग किससे बोलेंगे? तो बोलेंगे दंत भाग से बोलेंगे, दंत। स, दांत में टच होना चाहिए यह स बोलने में, छोटा वाला स बोलने में दांत में हमारा जीभ जो है टच होना चाहिए, तभी जाके इसकी उच्चारण सही निकलेगा, नहीं तो फिर उच्चारण सही नहीं निकलेगा। इसको हम लोग कैसे बोलते थे? इसको बताएंगे कि हम लोग तालु से बोलते थे, ठीक है, तालु से बोला जाता था, और इसको हम लोग तालु से बोलते थे, लेकिन तालु के मूर्धन्य भाग से बोलते थे। और इसको हम लोग जो छोटा वाला सा है, इसको किससे बोलेंगे? दंत मूल से बोलेंगे, दंत वाले भाग से बोलेंगे। स 2-3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा और आप लोग सीख जाएंगे बोलना। और ये ह जो है, यह भी आ जाता है हमारा उसमें संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत। इसको कैसे बोलते हैं तो इसको बताएंगे आप लोग। जो ह है इसे यह स्वतंत्र होता है दोस्तों, ह मतलब कि कह लीजिए कि कुछ कहीं वगैरह टच नहीं होता, ह आराम से ह बोलिए, बिल्कुल आराम से, कूल माइंड से ह आराम से बोलेंगे, ह तो लगेगा हाँ ह बोल रहा है, ह आवाज निकल रहा है। तो यह भी आपका कहाँ जाता है? उसमें संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आप लोग देखिएगा। देखिए हमारे पास कितने स्वर हैं टोटल, तो बता दें 11 स्वर हैं। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह स्वर बोलते हैं। इसमें एक विसर्ग होता है और एक हमारा अनुस्वर होता है। अंग अनुस्वर है, यह विसर्ग है। इसके बाद हमारा कुल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। इसमें द्विगुण व्यंजन जो जुड़ जाता है तो 35 हो जाते हैं। इसके बाद द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं तो बता देंगे आप, 2 होते हैं, ड डलिया वाला और ड ढक्कन वाला 2 होता है। इसके बाद आ गया कुल व्यंजन, हो गया कुल व्यंजन ना। इसके बाद संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, छत्री, त्रिशूल, ज्ञानी और श्र होता है। जैसे आश्रम हो गया, आश्रय हो गया, श्रम हो गया, ठीक है, यह सब वर्ड जो श्रव आता है उसमें। अब इस कैसे मिलके बने हैं ये आप देख लेंगे यहाँ पे, तो यह भी पूछा जाता है आपसे बहुत सारे एग्जाम में। इसके बाद द्विगुण व्यंजन, डडलिया, ढक्कन हो गया। फिर अनुस्वर आपके एक हैं, अंग। फिर उसके बाद अयोगवाह स्वर, अंग और अ है। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो व्यंजन हमारा 4 प्रकार का होता है, कंठ, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। ये तो 1 नंबर के अंतर्गत आते हैं व्यंजन के पहले टाइप के अंतर्गत। या दूसरे टाइप के अंतर्गत आ जाते हैं स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन ये तीसरे टाइप के अंतर्गत, उसमें संघर्षी व्यंजन तीसरे टाइप के अंतर्गत। कंठस्थ में क ख ग घ अंग आ जाते हैं। मूर्धन्य में ट ठ ड ढ अण आ जाते हैं। इसके बाद दंत व्यंजन में त थ द ध न आ जाता है। इसके बाद ओष्ठ व्यंजन में प फ ब भ म, ओठ दोनों सटने चाहिए आपस में। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन में च छ ज झ इ आ जाता है। इसके बाद हमारा अंतस्थ व्यंजन में य र ल व आ जाता है। इसके बाद उसमी संघर्षी व्यंजन में आपका स, जितने भी स हैं तीनों, व प्लस ह आ जाता है। ह बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बोला जाता है ना, इसको याद रखेंगे। तो इतनी सारी बातें अगर आप लोग याद रखते हैं तो आपको हम आपसे वादा करते हैं कि जो कॉन्सेप्चुअल हिंदी होगा, वर्णमाला से पूछा जाएगा, तो आपको इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप लोग लास्ट तक बने हैं तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग शेयर करके ही जाएं यहाँ से। अगर आपको नेक्स्ट क्लास नहीं देखे हैं, पिछला वाला क्लास जो हुआ है उसको भी देख लें। और आगे आने वाला क्लास, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जो सघोष है, अघोष है, अल्पप्राण, महाप्राण क्या होता है, इसके बारे में पूरा ट्रिक से बताएंगे आपको, बिल्कुल चुटकी में याद करेंगे दोस्तों, और मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे, और आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और पढ़ाई करेंगे घर पे बैठ के। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू।